वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम सीरीज थर्ड पढ़ेंगे। तो हमने 500 एमसीक्यू स्टार्ट की है नॉर्से टेंस के लिए। आपका 1 सितंबर को पेपर होने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ आपको यदि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स नॉर्सेट एग्जाम के लिए देखना हो तो आप मेरे सेकंड चैनल को विजिट कर सकते हैं। उसका नाम है जीके विद कीर्ति। उसमें मैंने रिसेंट में करंट अफेयर्स और जीके की सीरीज स्टार्ट की है, तो आप वहाँ जाके भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे रिसेंट के जो भी करंट अफेयर्स की घटनाएं घट रही हैं वो, और साथ ही साथ कुछ जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में 180 मार्क्स के हैं जो नर्सिंग के सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी रिमेनिंग 20 क्वेश्चन हैं जो जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके इन सब से आएंगे। सो आई होप आपको वो वीडियो भी अच्छे लगे तो जरूर जाके देखना वहाँ पर। चलिए गाइस, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा है। वो क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी और उसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो यहाँ पर गाइस सीरीज थर्ड है। इसके पहले हम इसकी 2 सीरीज हैं जो पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज एफिशिएंट इन जनरेटिंग न्यू सेल्स टू रिप्लेस डेड सेल्स डैमेज्ड बाय मैकेनिकल फ्रिक्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि किस टाइप के जो एपिथेलियल जो टिश्यू हैं वो मैकेनिकल फ्रिक्शन के कारण यदि वो इनके टूट जाते हैं या फिर उनमें किसी भी तरीके का डैमेज होता है तो वो एपिथेलियल टिश्यू कौन से हैं। न्यू जनरेट होना है, सेल्स रिप्लेस करना है डेड सेल्स के लिए यदि किसी और अदर टिश्यू के लिए, तो वो कौन से टिश्यू कहलाएंगे। ट्रांजिशनल एपिथेलियल, कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड या फिर स्क्वेमस एपिथेलियम। तो यहाँ पर ऐसे टाइप के एपिथेलियम टिश्यू बताना है आपके लिए कि यदि डेड सेल्स को रिप्लेस करना है किसी मैकेनिकल फ्रैक्शन के कारण, कोई डेड सेल्स टूट गई हैं, रिप्लेस की जानी है, तो वो कौन से एपिथेलियल टिश्यू होंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सी, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू क्या करेंगे, जो भी डेड सेल्स हैं किसी मैकेनिकल फ्रिक्शन के कारण टूट गए हैं वहाँ के टिश्यू, तो वहाँ पर है जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू क्या कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट उसका कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट इज विच इनहिबिट ग्लूकागोन सीक्रेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन है जो ग्लूकागोन हार्मोन के सीक्रेशन को इनहिबिट कर सकता है, कंप्रेस कर सकता है। ऑप्शन है यहाँ पर अमीनो एसिड, एक्सरसाइज, सोमेटोस्टेटिन और डी बीटा एगोनिस्ट। तो ग्लूकागोन सीक्रेशन को जो हार्मोन इनहिबिट कर सकते हैं वो है इंसुलिन, सॉरी सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सी, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, जो ग्लूकागोन के सीक्रेशन को क्या कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं, दबा सकते हैं। नेक्स्ट इज आयरन इज एब्जॉर्ब्ड ऑलमोस्ट एंटायरली इन। तो जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में वो कहाँ पर होता है कंप्लीटली, इलियम, ड्यूडेनम, स्टमक और डी है यहाँ पर जेजुनम। तो 3 पार्ट तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के दिए हुए हैं, इलियम, जेजुनम और ड्यूडेनम, एंड लास्ट है यहाँ पर स्टमक। तो यहाँ पर आयरन का जो 90% एब्जॉर्बेंट होता है बॉडी में वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ड्यूडेनम, वहाँ पर आयरन है जो क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो आप इसको याद रखिए कि आयरन का मोस्टली एब्जॉर्बेशन कहाँ पर होता है, ड्यूडेनम में। नेक्स्ट इज बाइट सेल्स आर सीन इन। तो बाइट सेल्स हैं वो किस कंडीशन में देखने को मिलती हैं, इम्यून हीमोलाइसिस, G6PD डेफिशिएंसी, मलेरिया और डी नन ऑफ दी अबव। तो जो बाइट सेल्स हैं जनरली वो देखने को मिलती हैं G6PD डेफिशिएंसी में। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेटिव हीमोलाइसिस के कारण जो वाइट सेल्स का फॉर्मेशन होता है जनरली किसके कारण होता है, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव हीमोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव हीमोलाइसिस के कारण क्या होगा, वाइट सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और ये जनरली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी की कंडीशन में ही देखने को मिलती हैं। और इसी डिसीज में है जो हेंस बॉडीज भी देखने को मिलेंगी। आप दोनों टर्म याद रखिए, वाइट सेल्स और हेंस बॉडीज। नेक्स्ट इज which of the following method is adopted for opening the airway is suspected spinal cord injury। यदि किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सॉरी यदि किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है
तो आपको एयरवे ओपन करना है तो किस मेथड से करेंगे, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कभी कभी इमेज दे दी जाती है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन है हेड टिल्ट मेथड, चिन लिफ्ट मेथड, जा थ्रस्ट मेथड, और डी है यहाँ पर हेलमिंथ मेथड। तो यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है हेलमिंथ मेथड। तो ये इसके लिए यदि कुछ भी ऐसा खा लिया हो बच्चों ने या बड़ों ने, तो उसको बाहर निकलवाने के लिए, वॉमिट करवाने के लिए पेट को, टमी को क्या किया जाता है, एब्डोमेन को बहुत ही दोनों हाथ से हार्डली कंप्रेस किया जाता है। तो ये कौन सी मेथड है, हेलमिंथ मेथड। तो इसका यूज़ है, ये तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में नहीं किया जाएगा एयरवे ओपनिंग के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, वो होगा जा थ्रस्ट मेथड। जा थ्रस्ट मेथड यूज करके क्या किया जाएगा, इसके लिए हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड भी कहा जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, ओपन किया जाएगा एयरवे को, किसी भी तरीके की यदि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई हो तो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। यदि किसी भी केस में, चाहे यहाँ पर हाइपरटेंशन की बात की जाए, सीवीए की बात की जाए, या फिर कुछ ऐसी डायबिटीज़ की, किसी भी ऐसे केस की बात की जाए, तो इसमें दो तरीके के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो नॉन मॉडिफाइबल, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जिनको हम चेंज कर सकते हैं। तो नॉन मॉडिफाइबल में क्या आएंगे, एज आ जाएगी, हेरिडिटरी, जेनेटिक्स, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पर मॉडिफाइबल में क्या आएंगे, जिनको हम चेंज कर सकते हैं। यदि स्मोकिंग वाले हैं तो स्मोकिंग स्टॉप करें, एल्कोहलिज्म वाले एल्कोहल पीना बंद कर दें, और एक्सरसाइज करें, तो एक इसमें आ जाएंगे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन है कि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन सा है जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, सी, हेरिडेटरी। नेक्स्ट इज व्हाट टेक्निक ऑफ असेसमेंट हेल्प टू डिटरमाइन कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस की कंडीशन हुई है, तो उसमें है जो कौन सी टेक्निक के थ्रू हम पता कर सकते हैं, पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, या फिर डी यहाँ पर ऑल्फैक्शन। तो कीटो एसिडोसिस की कंडीशन को डिटरमाइन करने के लिए है जो ऑल्फैक्शन सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें क्या रहेगा, फ्रूटी सेंस्ड ब्रीदिंग आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, ऑल्फैक्शन। नेक्स्ट इज एट्थ क्रेनियल नर्व इफेक्ट्स। तो 8वें नंबर की जो क्रेनियल नर्व है क्या अफेक्ट करेगी, वेस्टिबो कोक्लियर नर्व है जो, वो क्या अफेक्ट करेगी, टच, टेस्ट, स्मेल, या फिर इक्विलिब्रियम और बैलेंस। तो यहाँ पर जो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व है, इसके दो काम होते हैं, एक तो हियरिंग और दूसरा होता है इक्विलिब्रियम, बॉडी में बैलेंस को बना के रखना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, इक्विलिब्रियम। वेस्टिबो कोक्लियर नर्व क्या करती है, दो काम है इसके, एक तो बॉडी बैलेंस बनाने के लिए, और दूसरा क्या है, हियरिंग के लिए, सुनने के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम यहाँ पर कौन से नहीं है, मतलब कि ग्लूकोज का लेवल कम है, ड्राई लिप्स, सेकीनेस, ब्लड विजन, फ्रूट ब्रीथ ऑर्डर। तो यहाँ पर जो फ्रूट ब्रीथ ऑर्डर है, अभी हमने जस्ट रिसेंट में पढ़ा है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की कंडीशन में देखने को मिलता है, या हाइपोग्लाइसीमिया में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, फ्रूट ब्रीथ ऑर्डर। नेक्स्ट इज लॉन्गेस्ट मसल्स इन द बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की जो सबसे लॉन्गेस्ट मसल है वो क्या है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सार्टोरियस, या फिर डी, क्वाड्रिसेप्स। लॉन्गेस्ट मसल्स की बात की जा रही है ह्यूमन बॉडी की, तो वो है सार्टोरियस मसल। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जनरली थाई में। थाई से क्या होती है, ऑब्लिकली थाई से होती हुई हिप बोन के यहाँ से कहाँ तक आती है, नी तक आती है, बिलो द नी तक। तो सबसे लॉन्गेस्ट मसल कौन सी हो गई बॉडी की, सार्टोरियस मसल। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन ईयर ऑसिकल। जो कानों में ईयर्स में बोन होती है, हम उनको जनरली ऑसिकल कहते हैं, डायरेक्ट बोन्स नहीं कहते हैं, ईयर ऑसिकल कहलाते हैं वो। तो वहाँ पर कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, साइनोवियल, फाइब्रस, सेकेंडरी कार्टिलेजियस, प्राइमरी कार्टिलेजियस। तो जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं, तो वहाँ पर जो जॉइंट प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं साइनोवियल जॉइंट।
ईयर बोन है जिनको जनरली हम ऑडिटरी ऑसिकल या फिर ईयर ऑसिकल कहते हैं। 3 यहाँ पर छोटी स्मॉल बोन्स प्रेजेंट होती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपस। तो मेलियस किस शेप में होती है? हैमर शेप में, हथौड़े के शेप में। इनकस किस शेप में होती है? एनविल शेप में। और स्टेपस को स्ट्रिप के नाम से भी जाना जाता है। और हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? तो वो स्टेपस। तो कितने, एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि ईयर में, कानों में टोटल कितने ऑसिकल्स होते हैं? तो यदि दोनों कानों के पूछे जाएं तो 6 हो जाएंगे, 3 दोनों ईयर के। यदि सिंगल के पूछे तो 3 वर्ष होंगे, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आई इज नोन एज। आंखों का ब्लाइंड स्पॉट किसको कहा जाता है? कॉन्स, रॉड्स, ऑप्टिक डिस्क या फिर डी प्यूपिल। तो जो ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है आंखों का वो है ऑप्टिक डिस्क। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज। खाना खाने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम तक खाना जाएगा। एलिमिनेशन, प्रोपल्सन, डाइजेशन या फिर डी यहाँ पर इंजेशन। तो हम क्या कर रहे हैं? खाना खाने की प्रोसेस यहाँ पे पूछी है तो क्या होगी? इंजेशन। यदि आउटपुट के लिए पूछा जाता, निकालने की प्रोसेस पूछी जाती है तो क्या होती? एलिमिनेशन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, इंजेशन। नेक्स्ट इज एलेन्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर। तो एलेन टेस्ट का यूज है जो क्यों किया जाता है? मीडियन नर्व कंप्रेशन चेक करने के लिए, अल्नर नर्व फंक्शनिंग के लिए, इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च और डी, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो एलेन टेस्ट का यूज है किया जाता है इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च को चेक करने के लिए। इस तरीके से यदि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एलेन टेस्ट ना, यदि इमेज दिखा दी जाए यहाँ पर जो दी हुई है कि ये कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है, तो आप इसको याद रखना है एलेन्स टेस्ट है जो परफॉर्म किया जा रहा है कि वहाँ पर कोलेटरल सर्कुलेशन सही से हो रहा है अल्नर आर्टरी के पास। यदि किसी भी तरीके का थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन हुआ है, रेडियल के पास थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ है, तो अल्नर के यहाँ ब्लड की सर्कुलेशन सही से हो रही है नहीं, इन सभी चीज़ों को चेक करने के लिए क्या किया जाता है? एलेन्स टेस्ट। नेक्स्ट इज कार्पल टनल सिंड्रोम इज ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ। तो जो कार्पल टनल सिंड्रोम है, कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जितने भी मैं आपको अभी रिसेंट के 8 से 10 दिन पुराने वीडियोस में बता रही हूँ वो सभी रिपीटेड एम्स के ही क्वेश्चन है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम किस नर्व के कंप्रेस होने के कारण देखने को मिलेगी या फिर इस कंडीशन होगी? रेडियल नर्व कंप्रेशन के कारण, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व या फिर अल्नर आर्टरी। तो जो कार्पल टनल सिंड्रोम है इसको मीडियल नर्व कंप्रेशन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम में कौन सी नर्व कंप्रेस हो रही है, दब रही है? तो वो मीडियन नर्व। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से भी आपको इमेज दी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि ये कौन सी कंडीशन यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर कार्पल टनल सिंड्रोम को मीडियल नर्व कंप्रेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस कंडीशन में जो मीडियन नर्व है वो कंप्रेस होती है, प्रेस होती है, जिसके कारण नमनेस देखने को मिलेगी, टिंगलिंग रहेगी हाथ में, वीकनेस भी आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए कार्पल टनल सिंड्रोम को क्या कहा जाता है? मीडियल नर्व कंप्रेशन। नेक्स्ट इज वॉल्व ऑफ हेस्नर इज प्रेजेंट इन। तो वॉल्व ऑफ हेस्नर कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? नेजोक्राइमल डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट, पैरोटिड ग्लैंड डक्ट और डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो जो वॉल्व ऑफ हेस्नर प्रेजेंट रहते हैं वो होते हैं नेजोलैक्राइमल डक्ट के पास में। ये देखिए यहाँ पर फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एट द लोअर एंड ऑफ द नेजोक्राइमल डक्ट। तो जो नेजोलैक्राइमल डक्ट है उसके नीचे कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट रहेंगी म्यूकस मेम्ब्रेन के, वो क्या कहलाते हैं? वॉल्व ऑफ हेस्नर। नेक्स्ट इज विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज डन इन डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया की कंडीशन में कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? सिक टेस्ट, माउंटेक्स टेस्ट, डिक टेस्ट या फिर वेल्फेलिक्स टेस्ट। तो जो डिप्थीरिया की कंडीशन है उसमें कौन सा टेस्ट किया जाता है? सिक टेस्ट। और हम यहाँ पे अदर टेस्ट भी देखते हैं जो माइक्रोबायोलॉजी में जनरली यूज होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है वो क्या है? माउंटेक्स टेस्ट। लेप्रोसी के लिए लेप्रिन टेस्ट किया जाता है। टाइफॉइड के लिए विडाल है। सिफिलिस के लिए VDRL। स्कारलेट फीवर के लिए डिक टेस्ट किया जाता है। टाइफस फीवर के लिए वेल्फ्लिक्स टेस्ट, जो अभी हमने ऑप्शन में पढ़े हैं। नेक्स्ट इज यूजुअल डोज ऑफ प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इन माउंटेक्स टेस्ट। जो PPD इंसर्ट किया जाता है इंट्राडर्मल रूट के थ्रू माउंटेक्स टेस्ट में, तो उसका जो डोज है वो कितना होता है उस PPD का?
20 IU, 5 IU, 100 IU और डी है यहाँ पर 200 IU। तो जनरली जो पीपीडी इंसर्ट किया जाता है माउंटेक्स टेस्ट में होता है 5 IU। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एल्कोहलिज्म। यदि लॉन्ग टाइम तक एल्कोहलिज्म ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो उसका जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है वो क्या होगा? पैरानोइया, डिप्रेशन, डेलिरियम ट्रीवर्स या फिर कोर्साकॉफ साइकोसिस। तो जो एल्कोहलिज्म लॉन्ग टर्म तक ले रहे हैं तो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? वो होगा कोर्साकॉफ साइकोसिस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज which of the following is an immediate treatment given to a patient with excessive bleeding from an open fracture। यदि किसी पेशेंट को ओपन फ्रैक्चर की कंडीशन है और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो उस टाइम पर एज अ नर्स आप क्या इमीडिएट एक्शन लेगी, क्या इमीडिएट ट्रीटमेंट उसको देगी? इमोबिलाइजेशन करेगी बॉडी पार्ट को जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है, ब्रिंगिंग बोन्स टू नॉर्मल पोजीशन, ट्रीट फॉर शॉक एंड प्रेशर ड्रेसिंग टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। तो यहाँ पर साफ साफ कहा है कि उस पेशेंट को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है ओपन फ्रैक्चर के कारण, तो हम क्या करेंगे? प्रेशर ड्रेसिंग टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। ब्लीडिंग कंट्रोल के लिए प्रेशर के साथ क्या करेंगे? ड्रेसिंग करेंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट ऑफ रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन। इंसुलिन दिया जाता है, जो उसका रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट है वो क्या होगा? डेली के लिए जिनको इंसुलिन इंजेक्ट करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट कौन सा रहेगा? इंट्रावेस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेस्कुलर या फिर इंट्राडर्मल। तो रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन किया जाना है इंसुलिन का, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट रूट होगा वो होगा सबक्यूटेनियस रूट। से द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज नो नॉट मी रिएक्शन ऑफ द पेशेंट इज सीन इन विच स्टेज ऑफ डेथ। डेथ की जनरली 5 स्टेज दी गई थी, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि नो नॉट मी, मैं नहीं, रिएक्शन यदि पेशेंट दे रहा है तो ये कौन सी स्टेज होगी डेथ की? एंगर, बार्गेनिंग, डिनाइल या फिर एक्सेप्टेंस। तो क्या कह रहा है? नो नॉट मी, वो डिनाइल कर रहा है, उस चीज को मानने को तैयार नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? डिनाइल। ये देखिए यहाँ पर कुबलर रोस ने 5 स्टेज दी है डाइंग पेशेंट के लिए। फर्स्ट इज डिनाइल, जिसमें सबसे पहले पेशेंट क्या कहेगा? नो नॉट मी, मैं नहीं हो सकता, यही रिस्पॉन्स देगा। दूसरी है एंगर, गुस्सा आएगा कि मैं ही क्यों। थर्ड है बार्गेनिंग, यस मी, वो एक्सेप्ट करेगा उस चीज़ को बट फिर भी बार्गेनिंग करेगा। फोर्थ है डिप्रेशन, बहुत कुछ सोचेगा, बहुत ही सैड होगा। फिफ्थ है एक्सेप्टेंस, फाइनली वो शांत होकर उस चीज़ को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये स्टेज हो गई डेथ की, याद रखिए आप लोग। और ये किसने दी है? कुबलर रॉस ने। फर्स्ट डिनाइल, सेकंड एंगर, थर्ड बार्गेनिंग, फोर्थ डिप्रेशन और फिफ्थ इज एक्सेप्टेंस। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? लुइस पास्चर, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, सिगमंड फ्रूड और डी ऑल ऑफ दी अबव। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।